क्या उसको संविधान की बदौलत रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिल रहा। नौकरी मिल रही है। उसने तो अभी तक संविधान का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। यानी संविधान का इस्तेमाल हमारे सिर्फ एक पीढ़ी ने किया है। कितने? एक पीढ़ी ने, 1 जनरेशन। इस संविधान के दायरे में अभी हमारी एक जनरेशन अभी पूरी तरह से बूढ़ी भी नहीं हुई। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस देश के लोकतंत्र को हटा सके। इतनी ताकत नहीं है। आज हम लोग संविधान का गौरव करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमने शुरुआत में संविधान का प्रियम्बल पढ़ा, उद्देशिका पढ़ी। ये संविधान 11 सेशंस में ये संविधान बना। 9 दिसंबर 1946 से इस संविधान के कामकाज की शुरुआत हुई और 26 नवंबर 1949 यानी आज से 72 इयर्स पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण करके इस देश को अर्पण किया। इस देश के संविधान निर्माण करने के लिए 11 सेशंस का आयोजन किया गया और उन 11 सेशंस में से 6 सेशंस ये केवल प्रियम्बल के लिए है, उद्देश्य क्या के लिए है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। हम यहां पर इकट्ठा हुए 398 लोगों की यह संविधान सभा थी। सब लोग इकट्ठा हुए, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस देश का संविधान कैसा होना चाहिए। इसके लिए 11 में से 6 सेशंस सिर्फ उद्देशिका के ऊपर थी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थी। इस तरह से उद्देशिका का निर्माण हुआ और जब उद्देशिका का निर्माण हो रहा था, अनेक लोगों ने ये अपने विचार रखे कि यह संविधान भगवान को अर्पण होना चाहिए। किसी ने इच्छा व्यक्त की कि नहीं, भगवान को नहीं, अल्लाह को अर्पण होनी चाहिए। और तब बाबा साहब ने इस देश के संविधान को ना भगवान को, ना अल्लाह को, ना जीसस को, इस देश के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों द्वारा लोगों को ही अर्पित किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को यह संविधान दे रहे हैं। यानी इस देश में नहीं, पूरे विश्व में पहली बार भगवान, अल्लाह, जीसस या अगर किसी से हारा है तो हम भारत के लोगों से वो हारा है। तो ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हम भारत के लोग, ये जिम्मेदारी हमारी है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नहीं है, आपके कलेक्टर की नहीं है। यह जिम्मेदारी किसकी है? हम भारत के लोग। हम इस देश को कैसे बनाएंगे? इस देश में इक्वलिटी होगी, जस्टिस होगा, और ये कौन देगा? हमें देना है। हम उम्मीद किससे करते हैं? संसद से, कि वो इक्वलिटी लाएंगे। वो इक्वलिटी नहीं लाएंगे, वो तो और इनजस्टिस फैलाने का काम करेंगे। जस्टिस की मांग आपको करनी है। कमला हैरिस, यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट, ये अपने भाषण में कहती है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटीड। लोकतंत्र ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये बदलता है, छीना जाता है। और भारत में ये पहली बार नहीं है कि हम गुलाम हुए थे। भारत आजाद था अंग्रेजों से। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से भारत आजाद हुआ करता था। फिर भारत कई बार गुलाम हुआ कैसे? भारत ने अपनी आजादी खोई कैसे? कुछ नाम लिख कर लाया है। मोहम्मद बिन कासिम, इसने भारत पर जब आक्रमण किया, सिंध प्रांत पर जब आक्रमण किया, तो सिंध के राजा का जो सैनिक का अधिकारी था, उसने मोहम्मद बिन कासिम से, क्या कहते हैं, ब्राइब कह लो, पैसे कह लो, वो मोहम्मद बिन कासिम के इशारों पर, उसके पैसों पर वो उसने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया और फिर ये सिंध प्रांत मोहम्मद बिन कासिम का गुलाम बन गया। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहां का जयचंद नाम का, उसने मोहम्मद
गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया, आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया। कई बार भारत ने अपनी आजादी खोई है, ऐसा नहीं कि भारत में लोकतंत्र नहीं था। 26 जनवरी 1950 में इस देश में लोकतंत्र आया, ये कोई पहली घटना नहीं थी। सम्राट अशोका के समय में भी ये भारत लोकतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था। और जब सम्राट अशोका के कार्यकाल में इस देश की व्यवस्था चल रही थी, तब इस देश में हम जो गाना सुनते हैं कि ये देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो किसका शासन था ये गायक बताता नहीं है। वो शासन सम्राट अशोका का था। जब सम्राट अशोका का शासन था तब इस देश से सोना उगल रहा था। ये बात हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ते हैं। सम्राट अशोका के कालखंड में इस देश में 17 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज बनी, विश्वविद्यालय बने। आज जैसे हमारे बच्चे कोलंबिया जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, लंदन यूएस के लोग भारत में आते थे पढ़ाई करने के लिए। ये देश उस समय एजुकेशन का सबसे मुख्य केंद्र हुआ करता था। वर्ल्ड के सभी इंटेलेक्चुअल्स इस देश में पढ़ाई करने के लिए आते थे। जब शासन चला गया, मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश के आंतरिक दुश्मन जो नहीं चाहते इस देश को लोकतांत्रिक बने रहना, वो लोग हमेशा इस देश के डेमोक्रेसी के अगेंस्ट खड़े हुए। उस समय सम्राट अशोका के कार्यकाल में राजा बृहदत्त की जब बारी आई इस देश पे शासन करने की, तब उसी के सैनिक ने, जिस तरह से मैंने मोहम्मद कासिम के सैनिक की बात की, ये कोई पहला सैनिक नहीं है, उससे पहला भी एक सैनिक होकर गया। राजा बृहदत्त के सैनिक में पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण सैनिक घुस गया और उसने मौका देखकर हमारे राजा की हत्या कर दी और डेमोक्रेसी को इस देश से नष्ट कर दिया। मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी हमेशा नहीं रहेगी। हम लोग आज यहां पर संविधान दिवस मनाने के लिए आए हैं, लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? जब हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि हमेशा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की प्रवृत्ति इस देश में ही है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद गोरी था, अब कौन है? मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस देश के लोकतंत्र को हटा सके, इतनी ताकत नहीं है। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को हटाने के लिए लोकतंत्र कब बना रहेगा? जब आपके पब्लिक सेक्टर्स होंगे, उसके ऊपर कुछ मिनिस्ट्रीज होती है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है, बाबा साहब, मेरे पास अभी राइटिंग स्पीचेस पढ़ा था, मैं बाबा साहब का 25 नवंबर का आज के दिन का भाषण पढ़ रहा था। बाबा साहब कहते हैं कि लोकशाही, लोकतंत्र का मतलब है कि बिना खून बहाए लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रांति हो, उन्नति हो, इसका अर्थ होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है कि चर्चा से चलाया जाने वाला गवर्नमेंट, चर्चा से चलाया जाने वाला। अब आप इन 4-5 सालों में चर्चा से चलाए जाने वाला शासन देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नोटबंदी इस देश में होती है। नोटबंदी, करेंसी किसका विषय है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर इस देश में नोटबंदी करनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नोटबंदी नहीं करता, वो नोटबंदी करता है देश का प्रधानमंत्री। किसान बिल लाने का काम किसका है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। किसान बिल का भी इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर, हमें तो पता ही नहीं कि इस देश का कृषि मंत्री कौन है, आपको पता है? पहले तो हमें पता होता था, शरद पवार ये कृषि मंत्री हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पता होता था। अब हमको एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पता नहीं, कृषि मंत्री कौन है पता नहीं, उद्योग मिनिस्टर कौन है पता नहीं, हवाई जहाज जो हवाई उड़ानें होती है
एयर ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर होते हैं, वो कौन है पता नहीं, सारे मिनिस्टर एक ही है। कुछ भी काम हो ये अकेला आता है टीवी पर। ये बाकी के 547 सांसद जिनको हमने चुना है वो गए कहां पर, वो है कहां पर? तो देखिए डेमोक्रेसी क्या है, चर्चा से चलने वाला शासन, डिस्कशन से चलने वाला गवर्नेंस। अब डिस्कशन ही नहीं है, गवर्नेंस है, लोकतंत्र है। उस समय मोहम्मद कासिम था, मोहम्मद गोरी था। अब इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन नाम का मोहम्मद कासिम खड़ा किया है। अब सारी व्यवस्था ही आप बेच दोगे, रेलवे बेच रहे हो, अब रेलवे ही बेचोगे तो रेलवे मंत्री किस चीज का बजट बनाएगा, बताओ मुझे। काम है किसी रेलवे बजट, पहले रेलवे बजट का एक अलग सेशन हुआ करता था, रेलवे बजट का अलग सेशन हुआ करता था। अब रेलवे बजट बनता ही नहीं, क्यों? रेलवे है ही नहीं हमारे पास। कुछ सालों बाद हवाई का जो मिनिस्टर होता है वो चला जाएगा। धीरे धीरे देश के, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा टीवी पर आकर कहती है कि अब इस देश के पास पैसे नहीं है, हमें देश चलाना है और इसलिए सभी पब्लिक सेक्टर को हम बेचेंगे, हम बेचने वाले। अच्छा, आपको पता है पब्लिक सेक्टर की निर्मित हुई किस लिए? पब्लिक सेक्टर की निर्मित इसलिए हुई कि कुछ लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो प्राइवेट सेक्टर में जाकर जाति के वजह से उनको शायद नौकरियां ना मिले, इसलिए पब्लिक सेक्टर की निर्मित हुई कि एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, इन जाति के लोग जो पढ़ाई लिखाई तो कर गए, अब नौकरी में फिर से जाकर जातिवाद सहना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों को अलग से नौकरियों की व्यवस्था भी पब्लिक सेक्टर के माध्यम से कर दी गई। अब ये क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग है, ये लॉस में जा रही है, इसलिए हम इनको बेचेंगे। एचपीसीएल, बीपीसीएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। करोड़ों का एक साल का प्रॉफिट है, लाखों करोड़ों का, फिर भी ऐसी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है पता? इसलिए बेचा जा रहा है ताकि इस देश का संविधान उन कंपनियों पर लागू ना हो। अब संविधान तो देश में है, लेकिन संविधान लागू किस पर होता है? पब्लिक सेक्टर्स पर, पब्लिक स्कूलों पर, आप पर। बाहर से आई हुई कंपनी पर भारत का संविधान लागू होगा। उनको इस देश के सामाजिक जाति व्यवस्था, इनके बारे में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो कैरी ऑन करने वाले हैं? ये सवाल संसद में पूछा गया कि निर्मला सीतारमण जी, आपने घोषणा कर दी है कि हम पूरे देश की व्यवस्था को बेचने वाले हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट बेचेंगे, रोडवेज बेचेंगे, पोस्ट ऑफिस बेचेंगे, एलआईसी बेच देंगे, एचपीसीएल बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, बीपीसीएल बेच देंगे, सारे आप बेचने वाले हो। और ये बेचने के बाद जब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होगा? ये सवाल है संसद में पूछा हुआ, और संसद ने इस बात को क्लियर किया कि जब प्राइवेट सारा पूरा देश हो जाएगा तब हम इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा। क्लियर किया हुआ है, आंसर दिया है संसद ने। संसद ने इस बात का आंसर दे दिया। अब ये सारी व्यवस्था क्यों हो रही है? आज आप लोग यहां पर जो बैठे हो, ये सिर्फ 72 इयर्स की बदौलत है। आज आप अच्छे अच्छे कपड़े में बैठे हो, कुर्सियों पर बैठे हो, अच्छे घरों में हो। आप सोचिए, यहीं से 100 साल पहले बाबा साहब को इस गुजरात से जाना पड़ा, घर नहीं मिला था बाबा साहब को रहने के लिए। बाबा साहब को इस गुजरात में घर नहीं मिला रहने के लिए, लेकिन इन 72 इयर्स में आज आप लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हो। ये इस 72 इयर्स की बदौलत है, ये सिर्फ 72 इयर्स की बदौलत है। और मनुस्मृति, जिसका नाम सर लेने से
कह रहे थे कि मैं उसका नाम भी लेना चाहता। सही में वो नाम लेने जैसी किताब है ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बाबा साहब जो ग्रंथ के लिए इतना प्यार रखते हैं, अपना मुंबई का घर बाबा साहब ने खाली करवाया, राजगृह खाली करवाया। मेरे दादाजी, दोनों दादाजी, मेरे सगे दादाजी मुकुंद राव, उनके बड़े भाई यशवंत राव, हम सभी लोग उस राजगृह में रहा करते थे। मेरे पिता का जन्म राजगृह का। लेकिन जब ग्रंथों के लिए बाबा साहब ने देखा कि अब मुझे ग्रंथों के लिए घर बनाना है, तो बाबा साहब ने अपने परिवार वालों को घर से बाहर निकालकर 2 अलग अलग उससे भी बड़े बड़े बंगलों बांध कर दिए और राजगृह सिर्फ किताबों के लिए रखा, सिर्फ किताबों के लिए। विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने किताबों के लिए घर बनाया, किताबों के लिए। लेकिन वही महामानव एक किताब को सरेआम जलाकर, मनुस्मृति सरेआम जलाकर। सोचिए, जो व्यक्ति ग्रंथों से इतना प्यार करता है लेकिन एक ग्रंथ को सरेआम जलाते हैं। इसी ग्रंथ की वजह से आज इस देश में जो जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये इसी की पैदाइश है। इसलिए बाबा साहब ने उस ग्रंथ को जलाने का काम किया। आज इस जाति व्यवस्था की वजह से आज जो हम लोग देख रहे हैं 72 इयर्स का संविधान, इसकी उम्र कितनी है? आज से वो 73 और 73rd ईयर में पदार्पण करेगा। जब संविधान लागू हुआ तब हमारा कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो आज वो 72 इयर्स का होगा व्यक्ति, यानी एक ही जनरेशन। सेकेंड जनरेशन तो अभी एंटर हुई है। आज हम लोग 30-35 साल के हैं, हम तो अभी अभी संविधान को समझने लगे हैं। उसके अधिकार हम लेने वाले हैं। हमने अभी तक लिए भी नहीं होंगे। हमारे बच्चा, अभी एक बच्चा आकर गया 17 साल का है, संविधान का क्या उपयोग करता होगा? क्या उसको संविधान की बदौलत रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिल रहा। नौकरी मिल रही है? उसने तो अभी तक संविधान का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया। यानी संविधान का इस्तेमाल हमारे सिर्फ एक पीढ़ी ने किया है। कितने? एक पीढ़ी ने, 1 जनरेशन। इस संविधान के दायरे में अभी हमारी एक जनरेशन अभी पूरी तरह से बूढ़ी भी नहीं हुई, अभी वो बूढ़ी भी नहीं हुई, और हम पूरी तरह से संविधान में आए भी नहीं है, संविधान के दायरे में। उससे पहले ही संविधान को हटाने की बातें इस देश में होने लग गई। आपने सुना होगा 2 अक्टूबर को कोई एक बाबा है उत्तर प्रदेश में, उसने कहा कि 2 अक्टूबर से पहले इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो सरयू नदी में जल समाधि लेकर मर जाएगा। आज भी जिंदा है। मैंने उस समय कहा था कि तू नहीं, तेरा मसीहा भी आकर इस देश को हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान को इस तरह से बनाया है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना क्रिश्चियनों का है, उतना जैनों का है, उतना पारसियों का है, उतना बुद्धिस्टों का है। इतना ही नहीं, ये देश उनका भी है जो कोई धर्म नहीं मानते, उनका भी है कि नहीं, मैं इन सभी धर्मों को नहीं मानता। नो रिलीजन वालों का भी ये देश उतना ही है। इस तरह से बाबा साहब ने इस देश के संविधान को बनाया है। आप बाकी के सभी धर्म के लोग, ये लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, वो कहां जाएंगे? और इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये हमेशा गारंटीड नहीं होती। हमें उसके बचाव के लिए हमेशा आगे आते रहना चाहिए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।